नमस्कार, मैं हूं सुधांशु कुमार और आप देख रहे हैं एसबी हब यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु का लिखा हुआ उपन्यास मैला आंचल। मैला आंचल का प्रकाशन 1954 में हुआ था। इसके प्रमुख पात्र में हैं डॉक्टर प्रशांत और इसमें 200 से अधिक पात्र हैं, परंतु जो मुख्य पात्र है जिनका कहानी में बार बार जिक्र होता है उपन्यास में, उनके नाम हैं बालदेव जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, डॉक्टर प्रशांत उन्होंने अपना हिंदू विश्वविद्यालय से आईएससी की, उसके बाद पटना मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस और रिसर्च का काम करने के लिए मेरीगंज आए हुए थे। विश्वनाथ प्रसाद जो राज पारबंगा का तहसीलदार था, उनकी बेटी कमला जो चक्कर खाकर बेहोशी हो जाता था। डॉक्टर प्रशांत उनके इलाज के लिए उनके घर आया करते थे। विश्वनाथ प्रसाद के बाद नए तहसीलदार की नियुक्ति हुआ। उनका नाम था बाबू हरगोरी सिंह और खेलावन सिंह जो यादव था वो यादव टोली का मंडल था। राम कृपाल सिंह राजपूत टोली के मालिक थे। मेरीगंज में एक मठ था जिनमें प्रमुख महंत साहब थे और उसमें कोठारिन लक्ष्मी दासिन थी और उनका एक चेला था जिनका नाम रामदास था। मेरीगंज में चरखा सेंटर खोला गया था। उसमें 2 पुरुष और एक मास्टरनी आई हुई थी। मास्टरनी का नाम मंगला देवी था और साथ ही वहाँ एक मलेरिया सेंटर खोला गया था जहाँ पे डॉक्टर प्रशांत कुमार इलाज के लिए आए हुए थे। और अन्य पात्र में वासुदेव, सहदेव भिंसर आदि थे। टोला जो सिंह जी के कब्जे में था ततमा और पासवान टोला। तहसीलदार के कब्जे में पोलिया टोला, धानुक टोला, कुरमे टोला और केउट टोला था। खेलावन यादव के अंडर में गुआर टोला और कोयरी टोला था। संथाल टोली पर किसी का खास अधिकार नहीं था। इस कहानी में मेरीगंज गांव में एक मलेरिया सेंटर खोलने जा रहा था, जिसके बीच ग्रामवासियों में चर्चा हुआ कि कहाँ खोला जाए। फिर मलेरिया सेंटर खुल गया तो डॉक्टर प्रशांत आए उनके इलाज के लिए। डॉक्टर प्रशांत ने देखा कि यहाँ के लोग का बीमारी उन इंसान का ना तो उचित नहीं, क्योंकि इन लोगों को गरीबी और भूखमरी ने घेर कर रखा है और इनमें अंधविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है। उन्होंने कोशिश किया कि ग्रामवासी को पहले इंसानियत सिखाया जाए, बनाया जाए। और समय के बाद डॉक्टर प्रशांत जो विश्वनाथ प्रसाद की बेटी कमला के साथ प्यार होता है और कमली पेट से हो जाती है। उस समय डॉक्टर प्रशांत जेल में रहता है तो गांव में डॉक्टर प्रशांत और कमला का अंत में विवाह हो जाता है और उनसे एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम ममता ने नीलोत्पल रखा था। मठ में मान साहब ने एक अंतिम समय में अपना गांव में एक ग्राम भोज रखा था जिसमें पूड़ियाँ, जलेबी आदि बांटे जाने का प्रस्ताव रखा। जो गांव के लोग महंत की ओर आकर्षित हुए, जो कि महंत
साहब अच्छे आदमी नहीं थे। पूड़ी और जलेबी के लोभ से उनकी ओर आकर्षण हुए। मोहन साहब लक्ष्मी कोठारिन को बहुत गालियां दिया करते थे। मोहन साहब की मृत्यु के बाद रामदास की नियुक्ति वहाँ के मठ के साधु के रूप में होता है और चरखा सेंटर की मास्टरनी मंगला देवी कुछ दिन बीमार रहती है। बीमार का देखभाल वहाँ के ग्रामवासी करते हैं और साथ ही वहाँ 3 विचारधारा प्रचलित है, एक समाजवादी, लाल टोपी वाले और कांग्रेस। तीनों विचारधारा अलग अलग बटे हुए थे। मलेरिया सेंटर में लोगों का इलाज हुआ करता था। एक मौसी थी, उनका पोता बहुत ही बीमार था जिन्हें कालाजार हुआ था। वो इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले आई। लोगों में यह अंधविश्वास भरा हुआ था कि यह मौसी डायन है। धीरे धीरे करके उसने अपने देवरानी और बेटा को खाया और अब इसके पोते की बारी है। अंत में मौसी को कृपाल सिंह मार डालता है, राम कृपाल सिंह, और उनको भी सजा होता है, जेल चले जाते हैं। संथाल टोली के लोग विश्वनाथ प्रसाद के खेतों में अचानक फसल उखाड़ने लग जाता है और हमला कर देता है। फिर संथालों और यहाँ के सिंह और सब मिल के लड़ाई हो जाता है, जिसमें तीर भाला सब कुछ चलता है और 4-5 आदमी घायल हो जाते हैं और एक बाबू हरगौरी सिंह की मृत्यु हो जाती है, जिससे संथालों में सभी को 3-4 आदमी को सजा होता है और वो जेल जाते हैं। साथ ही डॉक्टर प्रशांत, खिलावन सिंह और वासुदेव आदि जेल चले जाते हैं। जेल से वापस छूटने के बाद डॉक्टर प्रशांत वापस आते हैं और अपने होने वाले ससुर विश्वनाथ प्रसाद के पैरों में गिर के माफ़ी मांगता है, क्योंकि उनकी बेटी पेट से थी और इसी की वजह से लेखक ने इस पाठ का नाम मैला आंचल रखा था। धन्यवाद। यहीं पे उपन्यास की समाप्ति होती है। मैला आंचल। मैला आंचल का सारांश। आंचलिक उपन्यास के सर्वश्रेष्ठ शिल्पी निसंदेह रेणु है। वे व्यक्तिगत रूप से समाजवादी आंदोलन से जुड़े थे। उनके सभी उपन्यास में राजनीतिक चेतना कमोबेश सन्निहित है। वे जन्मजात रचनाकार थे। उनके 2 सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में मैला आंचल और प्रति परिकथा की कथा भूमि ग्राम है, तो इसका कोई राजनीतिक अथवा अन्य कारण नहीं है। रेणु के बाह्य व्यक्तित्व में नागर सम्राज्य थी, किंतु उनका आंतरिक व्यक्तित्व ग्रामीण था। आंचलिक उपन्यास को रेणु ने जिस ऊंचाई पर पहुंचाया है वह अन्यतम है। उनकी लेखनी की धार ने ग्रामीण जीवन को तराशकर साहित्य जगत में स्थापित किया। स्थानीय रंग की अधिकता को आंचलिक उपन्यास समझने वाले रेणु से आगे बढ़कर नागार्जुन तक जाते हैं और ग्राम्य जीवन पर आधारित उपन्यास को आंचलिक उपन्यास मानने वाले प्रेमचंद का नाम लेने में नहीं चूकते हैं। किंतु आंचलिक उपन्यास का स्वरूप समझने वालों के लिए रेणु के विषय में भ्रम नहीं होना चाहिए। हिंदी आलोचना को आंचलिक उपन्यास शब्द एकमात्र रेणु की देन है। उपन्यास आंचलिक हो सकता है, इस बात को जान और मानकर आंचलिक उपन्यास लिखने वाले प्रथम रचनाकार रेणु ही है। मैला आंचल रेणु का प्रथम उपन्यास है। लेखक की प्रथम कृति होने पर भी इस उपन्यास ने
रेणु को ऐसी प्रतिष्ठा, सम्मान और आदर प्रदान करा दिया है कि वह साहित्य जगत में अमर हो गए। कहना न होगा कि मैला आंचल ग्रामीण जीवन और आंचलिक संस्कृति का महाकाव्य है। उपन्यासकार ने इस उपन्यास में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं को पर्यवेक्षकीय नज़र से देखा। नलिन विलोचन शर्मा ने मैला आंचल की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और इसे हिंदी साहित्य में स्थापित करने में खुलकर हस्तक्षेप भी किया। उन्होंने लिखा, मैला आंचल गत वर्ष का ही सर्वश्रेष्ठ उपन्यास नहीं, वह हिंदी के 10 श्रेष्ठ उपन्यासों में सहज ही परिगणनीय है। स्वयं मैंने हिंदी के 10 श्रेष्ठ उपन्यासों की जो तालिका प्रकाशित कराई है, उसमें उसे सम्मिलित करने में मुझे कठिनाई नहीं होगी। मैं किसी दुविधा के बिना इस उपन्यास को हटाकर इसके लिए जगह बना सकता हूँ। मैंने इसे गोदान के बाद हिंदी का वैसा दूसरा महान उपन्यास माना है। मुझे संतोष है कि मेरा यह मत दूर दूर तक प्रतिध्वनि हुआ है। स्वतंत्रतोत्तर भारत में जनता की जो आशा और आकांक्षा थी वो पूरी नहीं हुई। नेताओं और सरकार से जनता का मोहभंग हुआ। अभाव और तनाव होने के कारण लेखकों ने पीड़ा अनुभव की और इन पीड़ाओं और संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए कथाकार शहर छोड़ गांव की तरफ उन्मुख हुए। हिंदी के बहुत से साहित्यकारों ने प्रेमचंद के बाद फिर से देहाती जीवन को लेकर उपन्यास लिखे। दरअसल शहरी जीवन की कुंठा और घुटन से उकताने पर नए साहित्यकारों का गांवों के सहज और अकृत्रिम जीवन के प्रति लगाव और झुकाव बढ़ा। निराशा और हताशा के वातावरण में उन्होंने ग्रामीण परिवेश की ओर झुकते हुए उसमें रस और सुंदरता की खोज की, क्योंकि चाहे जिन कारणों से हो, आज के शहरी जीवन को, विशेषकर मध्यवर्गीय शहरी जीवन को एक रास्ता और आत्मविमुखता के चारों ओर से घेर लिया है। रेणु ने ग्रामीण यथार्थ को व्यक्त करने के लिए आंचलिक उपन्यास को सृजित किया, जो हिंदी साहित्य में मील का पत्थर साबित हुआ। अंग्रेजों के शोषण से लड़ने के लिए गांधी जी ने अपना जीवन खपा दिया और अंततः भारत को आज़ादी मिली, लेकिन स्वतंत्रता उत्तर भारत में लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई। उन्हें लगा कि यह आज़ादी झूठी है। बालदेव गांधीवादी मूल्यों का प्रतीक है। वह अहिंसा में विश्वास करता है। मेरीगंज में वह कांग्रेस का पहला आदमी है और मूलतः चंदनपट्टी का रहने वाला है। वह गांधी की हत्या का समाचार सुनकर बेहोश हो गया था, किंतु उसकी समझ बहुत सीमित है। गांधी की अहिंसा पर उसकी अंधश्रद्धा है, इसलिए वह कुश्ती का विरोधी है। आगे चलकर वह लक्ष्मी के प्रति आसक्त होता है और मठ छोड़कर लक्ष्मी के साथ रहने लगता है। लक्ष्मी को बालदेव पर अत्यधिक विश्वास है। वह बालदेव के ऊपर सब कुछ छोड़ देती है। भंडारा में बालदेव को ही सभी अनुपम मानते हैं। रेणु ने लिखा है, रक्षा करो बालदेव जी, तुम कह तो एक बार तुम्हें रामदास की दासी नहीं बनने दूंगा। तुम बोलो चंदनपट्टी नहीं जाऊंगा, मुझे छोड़कर मत जाओ बलदेव दोहाई। रेणु ने मैला आंचल में लक्ष्मी के माध्यम से भारत माता की वाणी को प्रकट किया है। भारत माता की स्थिति कैसी होती जा रही है इस पंक्ति में स्पष्ट हो रही है। चलते चलते पगु थका, नगर रहा नकोस, बिचही में डेरा परो, कहूँ कौन का दुख। मेरीगंज की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति विषमता से ग्रस्त है। विश्वनाथ प्रसाद, राम कृपाल सिंह और खिलावन यादव के पास गांव की अधिकांश जमीन है। इन लोगों के अपने अपने मजदूर हैं। खुदकाश्त के अतिरिक्त ये लोग अपनी कुछ ज़मीनें आधीदारी और बटाईदारी के छोटे किसानों को दे डालते हैं।
विश्वनाथ प्रसाद बहुत चतुर चालाकी आदमी है। संथालों और गांव वालों को आपस में लड़वा कर अपना उल्लू सीधा करता है। कालीचरण समाजवादी नेता है। वह इस धूर्त के चक्कर में आ जाता है और संथालों के विरुद्ध खड़ा होता है। लेकिन डॉक्टर प्रशांत ने जब समझाया कि संथालों के बाद गांव के किसानों की बारी आएगी तो कालीचरण सचेत होता है, लेकिन तब तक देर हो गई थी। उपन्यासकार ने शोषक वर्ग के रूप में जमींदारों को चित्रित किया है। छोटे किसान की तुलना में गरीब और बेजमीन मजदूरों की हालत खमहार के बैलों जैसी थी, जिनके मुंह में जाली का जाब लगा होता है। मजदूरी की दर इतनी कम थी कि भरपेट खाना मिलना संभव नहीं था। तंत्री माँ गहलोत और पोलिया टोली के अधिकांश लोगों ने कभी पूड़ी और कभी जिलेबी चखी नहीं थी। इसलिए धर्मभ्रष्ट और पाखंडी महंत सेवादास के द्वारा पूड़ी जिलेबी भंडारा की घोषणा के बाद लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन होने लगा। आर्थिक विभिन्नता की चक्की में पीसते पीसते इंसान में संवेदना और मानवीयता खत्म हो जाती है। फलस्वरूप गरीबों की लाचारी और व्यवस्था से लाभ उठाकर उनकी बहू बेटियों के हाथ साफ करने वालों की गांव में कमी नहीं। फूलिया और सहदेव मिसर का एक प्रसंग उपन्यास में है। रेनू ने लिखा है, बोलो सहदेव मिसर हमारे घर में घुसे थे, तुमने हल्ला क्यों नहीं किया? बोलो, डरने का कोई बात नहीं, बाबा के डर से, बाबा के डर से। हाँ, बाबा सहदेव मिसर का कर्जा धरते हैं। कौन गाछ ऐसा है जिसमें हवा नहीं लगती है और पत्ता नहीं झड़ता है? दूसरों की बात मत कहो, अपनी बात बताओ। अकेले हमको क्यों दुख देते हो? गांव भर का यही हाल है। कौन घर ऐसा है? मेरीगंज के सभी गरीब किसी न किसी बाबू के कर्जदार हैं। गरीबों के सादे कागज पर अंगूठा लगवाकर बाबू लोग कर्ज देते हैं। कालीचरण ने जब गरीबों को इस कार्य के लिए रोका तो होली में इन लोगों को कर्ज देने से इनकार कर दिया। इस स्थिति में गांव के लोगों में नई चेतना आई और लोग सजग हुए। डॉक्टर प्रशांत इंसानों को मलेरिया और कालाजार के रोगों से बचाने के लिए मेरीगंज आया था, किंतु यहाँ आने पर उसने अनुभव किया कि यहाँ तो इंसान है ही नहीं। सभी के सभी जानवर की हालत में ज़िंदगी बिता रहे हैं। उसने सोचा पहले इन जानवरों को इंसानियत में ढाला जाए। उन्होंने सिर्फ रिसर्च कंप्लीट किया और पाया कि इन रोगों का असली जड़ है गरीबी और जहालत। इस रोग के 2 कीटाणु हैं। रेनू ने मेलांचल में जाति प्रथा पर करारी चोट किया है। ब्राह्मण और राजपूत अपनी अपनी जातियों को अन्य जातियों से कैसे श्रेष्ठ समझते हैं, इसका पर्दाफाश करने में लेखक ने कोई कोताही नहीं की है। मेरीगंज में ब्राह्मणों के कुल जमा 10 घर ही है। इसके बावजूद अपनी कपट और धूर्तता से वे संपूर्ण गांव में शक्ति केंद्र बने हुए हैं। राजपूतों को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए वे धमकी देते हैं कि अगर राजपूतों ने ब्राह्मणों का साथ न दिया तो ब्राह्मण लोग यादव को राजपूत मान लेंगे। स्वराज प्राप्ति से पूर्व के काल में यादव, गहलोत आदि जातियों के लोग जनेऊ धारण करके अपने आप को क्षत्रिय के बराबर मानने लगे थे। ब्राह्मण की कुटिलता पर लेखक व्यंग करते हैं। ज्योतखी जी अपनी स्त्री से पूछे कि उनके पेट में किसका बच्चा है, चिल्लाकर कहता है, कौन नहीं जानता है कि ज्योतखी जी का नौकर। समग्रतः आंचलिक उपन्यास होने के कारण मेलांचल में पात्रों की संख्या लगभग 200 है। इन पात्रों में डॉक्टर प्रशांत सर्व प्रमुख पात्र है। शोषक वर्ग के रूप में तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद, रामकृपाल सिंह और खिलावन यादव है। उपन्यास के पुरुष पात्रों में हरगोरी, वालदेव, ज्योतखी, कालीचरण, बावनदास आदि हैं। इन उपन्यास में स्त्री पात्रों में लक्ष्मी प्रमुख पात्र है और फूलिया, सेमिया, रामप्रिया आदि अन्य पात्र हैं। मेलांचल का प्रकाशन
अगस्त 1954 ईस्वी में हुआ। इसके रचयिता उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं। कुल खंड 2 है और फणीश्वर नाथ रेणु का यह प्रथम उपन्यास है। इसमें कुल परिच्छेद 67 है। कथा भूमि उत्तरी बिहार का पूर्णिया अंचल है और ये आज़ादी के बाद की घटनाएं वर्णित है। पहला खंड में स्वतंत्रता पूर्व के गांव का चित्र है और दूसरा खंड में स्वतंत्रता संग्राम में ग्रामों के जीवन की पुनर्रचना और टूटन की चित्रण है। प्रथम खंड में मठ के महंत रामदास और बाद में सेवादास के थोथे आडंबर और पापाचार, सरकार की गरीबी, बेबसी और शोषण का चित्रण किया गया है। डॉक्टर प्रशांत का शोध कार्य जो मलेरिया पे कर रहे थे, साथ ही राजनीतिक स्वतंत्रता का एकता विरोधी और प्रचार इस उपन्यास में दिया गया है। सांस्कृतिक अपनापन, रूढ़ियाँ, परंपरा और आडंबर के प्रति विद्रोह किस प्रकार ग्रामवासी कर रहे हैं, इनका उल्लेख फणीश्वर जी ने किया है। पर्व त्यौहार, रीति रिवाज, नृत्य, संगीत आदि सामाजिक निजी संथाल द्वारा जमींदार की भूमि पर बल वंचित अधिकार, सांप्रदायिकता, जमींदारी प्रथा की समाप्ति आदि एक विविध चित्र के साथ प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय खंड में पुलिस बल, मठ के आडंबरों का स्टॉक, तहसीलदार साहब के कुंठाओं, ग्राम दंगल, राजनीतिक विचारधारा का खोखलापन, गांधीवाद की रिक्तता, प्रशांत और कमला का विवाह और पटना जाना और पटना से वापस आना द्वितीय खंड में वर्णित है। मैलांचल का सर्वप्रथम समीक्षा नलिन विलोचन शर्मा ने 1955 में किया और उन्होंने कहा था कि हिंदी में गोदान के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। भूमिका में पहला वाक्य है, यह है मेरा आंचल, एक अप्रतिम उपन्यास है। मैला आंचल नाम पंत जी की कविता से रखा गया था और 1942 से 1948 तक के राजनीतिक संकट का आकलन किया गया है। पूर्णिया जिले में स्थान स्थान पर बनी नील की कोठियों का वर्णन किया गया है। बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की गरीबी, जालत, रोग, अंधविश्वास, पिछड़ापन, आचार व्यवहार, संस्कृति, जीवन पद्धति, उत्सवों, पर्व परंपराओं, शौर्य संघर्ष, प्रकृति के माध्यम से संपूर्ण मानव जीवन चित्रण किया गया है। और उपन्यास का अंतिम वाक्य है, कलीमुद्दीपुर घाट पर चेथरिया पीर में किसी ने निशान लगाकर एक चिथड़ा और लटका दिया है। इस पाठ में मुख्य रूप से कुछ पात्रों का योगदान दिया गया है।